आईवीएफ को लेकर जो मूवीज बनती हैं तो उनको देखकर आपके मन में क्या सवाल आता है? ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि उन्हें ओवेरियन कैंसर होने का खतरा रहता है। एक और मिसकंसेप्शन ये है कि मल्टीपल प्रेगनेंसीज होती हैं आईवीएफ के थ्रू। लोगों को यही लगता है कि आईवीएफ प्रोसीजर से जा रहे हैं तो एक बच्चा तो नहीं होगा। आईवीएफ के थ्रू हमेशा गर्ल चाइल्ड ही होती है। मदर्स डे के मौके पर दुनिया भर में माओ को सलाम किया जाता है। एक सलाम उस माँ के नाम भी जो आईवीएफ टेक्निक के थ्रू माँ बनने का फैसला करती हैं। हम आए हैं सर गंगाराम हॉस्पिटल में, जहां आईवीएफ डिपार्टमेंट की वाइस चेयरमैन डॉक्टर श्वेता गुप्ता से हम आईवीएफ टेक्निक से जुड़ी तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। डॉक्टर श्वेता, आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकमत हिंदी पर। थैंक यू। डॉक्टर, सबसे पहले तो मेरा आपसे यही सवाल रहेगा कि जो आईवीएफ मदर होती हैं, ऐसा माना जाता है कि वो जो नेचुरल तरीके से माएँ बनती हैं उनसे अलग होती हैं। आप कितना एग्री करेंगे इस बात से? मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। देखिए, आईवीएफ जो है ना वो एक ज़रिया है फर्टिलाइजेशन का और प्रेगनेंसी अचीव करने का। लेकिन जब वो एक बार प्रेग्नेंट हो गई, डेफिनेटली आईवीएफ प्रेगनेंसीज में क्या होता है, पहले 2 से 3 महीने कुछ हार्मोनल सपोर्ट मिलती है, बट प्रेगनेंसी अपने ही रूप में चल रही है जैसे किसी भी नेचुरल प्रेगनेंसी को हम लेते हैं। सो अगर कोई हम मदर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछें कि क्या उनके सिम्टम्स अलग हो जाते हैं या उनको कुछ अलग से महसूस होता है, नहीं, वो एक प्रेग्नेंट वुमेन की तरह ही महसूस करेंगे। जो मामूली डिफरेंस ये होता है कि डेफिनेटली आईवीएफ प्रेगनेंसीज में फर्स्ट 2 to 3 मंथ्स हम एक्स्ट्रा हार्मोनल सपोर्ट देते हैं, तो प्रेगनेंसी अलग नहीं है। जी, बिल्कुल। प्रेगनेंसी जो आप बता रही हैं, प्रेगनेंसी का जो तरीका है, सबसे पहले तो मुझे ये वाला आईवीएफ का प्रोसेस समझा दीजिए कि किस तरीके से जो लोग नहीं जानते हैं आईवीएफ प्रोसेस में क्या होता है? देखिए, आईवीएफ मेजरली क्यों किया जाता है, या तो उनकी नली बंद है सो फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता, या सीवियर एंडोमेट्रियोसिस है, या मेल फैक्टर बहुत सीवियर स्पर्म प्रॉब्लम है, या 30% पेशेंट्स में अनएक्सप्लेन्ड है कि सब कुछ नॉर्मल लग रहा था लेकिन बाकी ट्रीटमेंट से प्रेग्नेंट नहीं हुए। तो अब हमारा एम क्या है, हमारा एम ये है कि एक नॉर्मल साइकिल में औरत महिला के शरीर में एक एग बनता है हर महीने, जो आईवीएफ के लिए एडिक्वेट नहीं होता। हम चाहते हैं कि आईवीएफ में करीबन 9, 10, 12 एग्स बने, तब जाके एक हम मानते हैं कि 2-3 अच्छे एम्ब्रियोज बनते हैं। अब इसको अचीव करने के लिए इनको ये है कि अराउंड 8 से 10 दिन इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं। सिंपल इंजेक्शंस होते हैं जो खुद लगा सकती हैं महिलाएं, और जिससे उनका एग प्रोडक्शन बढ़ जाता है, और उन एग्स को हम फिर एक पर्टिकुलर डे अल्ट्रासाउंड के द्वारा थ्रू ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड हम उनको निकालते हैं। उसमें कोई पेट में कट नहीं आता है, ये डे केयर प्रोसीजर होता है। इसमें पेशेंट्स नॉर्मली 3 घंटे में घर चले जाते हैं, और फिर जब हम लैब में उनको फर्टिलाइज करते हैं और एम्ब्रियो बनाते हैं जिसको हम भ्रूण कहते हैं, सो नेक्स्ट 3 से 5 दिनों के बीच में हम या तो उसी साइकिल में ट्रांसफ़र करते हैं या उनको हम फ्रीज करके रखते हैं, जिसे कहते हैं जमा करके रख लिया। और फिर नेक्स्ट साइकिल में जब उनको कोई इंजेक्शंस नहीं मिलते, जब उनका शरीर एकदम नॉर्मल हो गया होता है, फिर हम उन एम्ब्रियोज को ट्रांसफ़र करते हैं। तो नॉर्मली ये जो स्टेजेस होते हैं, ये कितने स्टेजेस में काम करता है आईवीएफ? सो एक एम्ब्रियो सो आईवीएफ अगर हम लें तो एक स्टेज होता है जहाँ पे हम महिला को स्टिमुलेट कर रहे हैं, एग्स निकाल रहे हैं, उनके एम्ब्रियोज बना रहे हैं। अब हम एम्ब्रियो उसी साइकिल में नेक्स्ट 5 डेज में कभी भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि हम डे 3 पे कर रहे हैं, लेकिन हम प्रेफर करते हैं कि डे 5, जिसे हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, जो एक एडवांस्ड एम्ब्रियो है, उसको डालें। या ये हो सकता है कि ज़्यादा एग्स बन गए, या यूट्रस की लाइनिंग बहुत ज़्यादा थी या बहुत थिन थी, या प्रीवियस आईवीएफ फेलियर्स हैं, तो इन केसेस में हम जनरली एम्ब्रियोज फ्रीज करके रखते हैं। तो जब फ्रोजन होगा तो फिर वो नेक्स्ट साइकिल में जाएगा। अब नेक्स्ट साइकिल इमीडिएट नेक्स्ट मंथ हो सकती है, या वो कभी भी हो सकती है जब पेशेंट मेंटली रेडी हैं, फिजिकली रेडी हैं, कभी उनके पास वर्क कमिटमेंट्स हैं, तो वो बहुत फ्लेक्सिबल है। जी, अब मुझे ये बताइए कि जब आपके पास महिलाएँ आती हैं इनफर्टिलिटी इश्यूज़ के साथ में, तो उनके जनरली आपसे क्या मोटे-मोटे सवाल होते हैं? क्या उनकी परेशानी या कुछ जो सवाल होते हैं आईवीएफ को लेकर, वो क्या होते हैं? देखिए, एक तो सोशली उसको एक्सेप्ट करना,
ना, समाज में बहुत सारे आज भी टैबूज हैं। लोग जनरली, कई लोग बोलते हैं कि अच्छा हम करा रहे हैं आईवीएफ, हमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारे परिवार में पेरेंट्स को नहीं पता है, तो कहीं ना कहीं एक सोशल स्टिग्मा है। दूसरा, पेशेंट्स को लगता है क्या ये बहुत ही अननेचुरल प्रोसेस है, मुझे क्या बहुत सारे इंजेक्शंस लगने वाले हैं, मेरी क्या बहुत सारी विजिट्स होंगी, और उनको ये भी गलतफहमी होती है कि ये किसी तरीका का सर्जिकल प्रोसीजर है कि जिससे मेरा बॉडी में कोई ऐसा बदलाव आ जाएगा जो परमानेंट होगा। तो ये सब नॉर्मल सवाल होते हैं। फिर ये होता है कि जो प्रेगनेंसी है उसमें क्या 9 महीने मुझे कंप्लीट बेड रेस्ट पे रहना पड़ेगा, जो नहीं ज़रूरत होती। ये सब गलतफहमियां हैं। एंड लास्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उनके दिमाग में होता है कि जो बच्चा आईवीएफ से होता है तो क्या उसमें कोई फिजिकल या मेंटल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं या एबनॉर्मलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो ये सारी सवाल जो होते हैं ये लोगों के दिमाग में आमतर होते हैं। तो आप सबसे पहले मुझे ये इन्हीं सवालों के थोड़े से इन पे क्लैरिफिकेशन, या मैं जानना चाहूँ आपसे फैक्ट्स बता दीजिए, क्या फैक्ट्स होते हैं इन चीज़ों को लेकर, आप क्या कहती हैं? तो देखिए, एक आईवीएफ साइकिल में लगभग 4 से 5 विजिट्स होती हैं 2 हफ्ते के दौरान, जिसमें हम मैनेज कर सकते हैं, जिसमें आपको करीबन 2 से 3 घंटे हॉस्पिटल में बिताना होता है, बिकॉज जनरली उस दौरान अल्ट्रासाउंड होता है और कुछ ब्लड टेस्ट होता है, जिससे हम ये जान पाते हैं कि उनका ओवेरियन रिस्पॉन्स, अंडे बनने की क्षमता कैसी चल रही है। अब ये रहा विजिट्स, तो लगभग 4 विजिट्स इन 2 वीक्स समझ लीजिए, 2 हफ्ते में। दूसरा है, ये कोई मेजर सर्जरी नहीं है। एग कलेक्शन जैसे मैंने बताया, ये अल्ट्रासाउंड के द्वारा ट्रांसवजाइनल रूट से ही हो जाता है। इसमें पेट में कोई कट नहीं आता और पेशेंट्स 2-3 घंटे में चले जाते हैं। सिर्फ इंट्रावीनस एनेस्थीसिया मिलता है, लगभग 15 से 20 मिनट का प्रोसीजर होता है। जो हम भ्रूण बाद में डालते हैं, एम्ब्रियो, वो एक, मैं बोलती हूँ पेशेंट्स के लिए जैसे कि नॉर्मल गायनी चेकअप होता है उसी तरीके का प्रोसीजर होता है, और 15 मिनट में वो वापस घर जा सकते हैं, सीढ़ी चढ़ सकते हैं, नॉर्मल डाइट रखेंगे, अपने जॉब्स को रिज्यूम कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। एक्चुअली आईवीएफ में इस तरह की कोई भी मनाही नहीं होती। ये सारी वही चीजें हैं जो एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में की जाती हैं। आपको बस अपनी मेडिसिन ध्यान से लेनी है, टाइम से लेनी है। हाँ, अगर आप आधा घंटा या 1 घंटा लेट हो गए तो परेशान नहीं होएं कि हमने कुछ बहुत मिस आउट कर दिया है। नंबर 2, आईवीएफ प्रेगनेंसीज में देखिए फर्स्ट 2 to 3 मंथ्स कुछ हार्मोनल सपोर्ट होती है, एंड देन आफ्टर दैट, आफ्टर अराउंड 10 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में एब्सोल्युटली नॉर्मल, जैसे फॉलिक एसिड खाते हैं या आयरन कैल्शियम हम एक प्रेग्नेंट लेडीज खाती हैं, वो वैसे ही दवाओं को लेती हैं, अनलेस उनको कोई एडिशनल प्रॉब्लम्स हैं लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन या थायराइड, जो दैट्स सेपरेट। नंबर 2, कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज, फिजिकल हैंडीकैप्स आईवीएफ में आई वुड से एक नॉर्मल पॉपुलेशन से स्लाइटली ज़्यादा हैं, क्योंकि अब आप समझिए कि इनको एक्सट्रीम्स ऑफ इनफर्टिलिटी है, जेनेटिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बट वो टू द ट्यून ऑफ 1 to 2% एक्स्ट्रा है। तो वो ऐसा नहीं है कि आधे से ज़्यादा बच्चे एबनॉर्मल पैदा होंगे, नो। और फिर इनको ढूंढने के हमारे पास तरीके हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड है, जेनेटिक टेस्टिंग है। सो बाय एंड लार्ज आईवीएफ एक सेफ प्रोसीजर है। जब आप जो माएँ आती हैं, उनके मन में एक सवाल ये भी होता है आईवीएफ को लेकर कि आईवीएफ में ज़्यादा माँ, सिर्फ मैं माँओं की बात नहीं करूँगी, पेरेंट्स की बात करूँगी कि आईवीएफ के थ्रू हमेशा गर्ल चाइल्ड ही होती है। ये इस पर आप क्या नहीं, ऐसा नहीं क्या है, नहीं ऐसा नहीं है। देखिए, लॉ ऑफ नेचर क्या कहता है? लॉ ऑफ नेचर कहता है कि वो लगभग 50% होगा। अब हमने अपने सालों साल का डेटा निकाल लिया है, उसमें कभी 2-3% फीमेल ज्यादा होती हैं, कभी 2-3% बॉयज ज्यादा होते हैं, बट लगभग ये देखा जाता है कि वो ऑलमोस्ट 50-50% ही होता है। और इस एक और मिसकॉन्सेप्शन ये है कि मल्टीपल प्रेगनेंसीज होती हैं आईवीएफ के थ्रू। लोगों को यही लगता है कि आईवीएफ प्रोसीजर से जा रहे हैं तो एक बच्चा तो नहीं होगा। हाँ, so ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आपने पूछा। देखिए, आईवीएफ एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज हमारे हाथ में है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे यूरोप में लेस देन 37 ईयर्स में इनको सिंगल एम्ब्रियो ही डालना है, ये गवर्नमेंट का रूल है। दो हमारा आईवीएफ लॉ कहता है कि हम 2 से 3 एम्ब्रियोज डाल सकते हैं। हाउएवर, जब आपके प्रेगनेंसी रेट्स बहुत हाई हैं, जैसे हम अपने सेंटर में देखते हैं,
सो हम लास्ट 7-8 ईयर्स से सिंगल एम्ब्रियोज पे चले गए हैं। तो आप अपने एम्ब्रियोज को एडवांस बनाइए और सिंगल एम्ब्रियो डालिए। सिंगल एम्ब्रियो डालने से एक इतना ड्रामेटिक चेंज इन कॉम्प्लिकेशंस रिडक्शन हमने देखा है। एब्सोल्युटली नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह प्रेगनेंसी चलती हैं। सो ट्विंस और ट्रिपलेट्स ना होना वो हमारे हाथ में है। रेयर इंसिडेंस होता है कि एक एम्ब्रियो डाला और वो ब्रेक करके 2 बन गया। सो अगर आपके सेंटर में बहुत ट्विनिंग रेट है, दैट मीन्स आपका इम्प्लांटेशन ठीक है, आप जाइए और एम्ब्रियो ट्रांसफर का नंबर कम कर दीजिए। तो उससे आपको क्या होगा, सिंगल प्रेगनेंसीज होंगी। सो इट इज़ बेटर टू गो 1 by 1, बिकॉज अगर आप नॉर्मल पॉपुलेशन में देखिए तो देखिए नेचर ने तो सिंगल प्रेगनेंसी ही बनाई है नेचुरली। जी। एक और जो सवाल है वो ये रहता है आमतौर पर लोगों का कि जो बच्चे की हेल्थ होगी आईवीएफ के थ्रू जब प्रेगनेंसी होगी तो उसमें बच्चे की हेल्थ बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो सकती है। क्या ये सही बात है? नहीं, सो नॉर्मली क्या होता है, फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर में स्लाइटली बिगर बेबीज दिखते हैं। स्मॉल ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड बेबीज नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी हो सकते हैं। ये ज़्यादा रिलेटेड आईवीएफ से नहीं है, बट ये रिलेटेड है टू द एज ऑफ द फीमेल। अगर वो 40 ईयर्स से ज़्यादा हैं तो नेचुरल है कि ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन बच्चों में ज़्यादा देखी जाएगी। या हाइपरटेंशन है, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ हो गई, इस तरह की चीज़ें नॉर्मली ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन दिखाती हैं, ना कि आईवीएफ। बट येस, अगर अगेन कमिंग बैक, अगर ट्विंस हैं तो नेचुरली कंपटीशन ज़्यादा है। सो उन बच्चों में ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा दिखेगा एंड इसीलिए ज़रूरी है कि हम सिंगल प्रेगनेंसी की तरफ मूव करें। और अगर हम रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी रिस्क होते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि आईवीएफ के थ्रू आप जा रहे हैं तो आपके रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाएंगे माओ की हेल्थ को लेकर। तो ऐसी माओ के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप ट्रीटमेंट्स बहुत सिंपल रखिए। जैसे ही आईवीएफ प्रेगनेंसी हो, मैंने कहा सिंगल प्रेगनेंसी अटेम्प्ट करें। हॉर्मोन्स का यूसेज बहुत मिनिमम करें। हार्मोनल सपोर्ट जो हम प्रेगनेंसी सपोर्ट करते हैं, सो अब हम जो कर रहे हैं वो हम ज़्यादातर फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र नेचुरल साइकिल्स में कोशिश कर रहे हैं। सो दैट उसमें क्या होता है, उसमें आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड एंडोमेट्रियम के कंपैरिजन में कम हार्मोनल सपोर्ट ज़रूरत होती है। आप उसको जल्दी विड्रॉ कर सकते हैं। नेचुरल साइकिल में जो प्रेगनेंसीज होती हैं आईवीएफ की, जब हम फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र डालते हैं जिसमें हम कोई हार्मोनल सपोर्ट नहीं देते टू बिल्ड एंडोमेट्रियम, नेचुरली जो बनता है उसको यूज़ करते हैं, उसमें इवन हाई ब्लड प्रेशर इन प्रेगनेंसी कम देखा जाता है। सो बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं जिससे आपकी आईवीएफ प्रेगनेंसी एज मच एज नॉर्मल हो सके। पोस्ट आईवीएफ जब माएँ डिलीवर कर देती हैं तो ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि उन्हें ओवेरियन कैंसर होने का खतरा रहता है। सो रिपीटेड ओवेरियन स्टिमुलेशंस, ये कहा जाता है कि 12 साइकिल से ज़्यादा हमें ड्रग्स नहीं देने चाहिए, तब एक थ्योरेटिकल रिस्क है। लेकिन अब देखिए, फर्स्ट आईवीएफ 1978 में हुआ एंड इन सो मेनी इयर्स हमने ड्यू टू आईवीएफ इंक्रीज रिस्क ऑफ ओवेरियन कैंसर एज सच नहीं देखा। बट येस, multiple cycles of ovarian stimulation can increase the risk of ovarian cancer. अच्छा, उन माँओं के लिए बताइए जो आती हैं और उनको लगता है कि आईवीएफ के थ्रू या तो वो पहली बारी में ही सक्सेसफुल हो जाएँगी और अगर फर्स्ट टाइम में सक्सेसफुल नहीं होंगी तो फिर उनके रेट सक्सेस होने के रेट कम हो जाएँगे। इनफैक्ट मेरे पास बहुत से पेशेंट्स आते हैं और कहते हैं फर्स्ट आईवीएफ में तो कभी प्रेगनेंसी ही नहीं होती, तो ये गलत फहमी है। फर्स्ट आईवीएफ में अराउंड 50 to 60% पेशेंट्स की डेफिनेटली प्रेगनेंसी होगी। और इन अ लॉन्ग रन अगर मैं लूँ तो क्यूमुलेटिवली अगर 3 एम्ब्रियो ट्रांसफर्स को मैं ले लूँ तो 3 एम्ब्रियो ट्रांसफर्स के बाद 70 to 80% पेशेंट्स प्रेग्नेंट हो जाएंगे। सो ऐसा नहीं है कि उनका प्रेगनेंसी रेट कम हो रहा है, लेकिन हाँ, ये भी सोचने वाली बात है कि अगर 3 एम्ब्रियो ट्रांसफर्स फेल नहीं हुए तो डेफिनेटली कोई ना कोई कारण होगा, चाहे वो एग में है, स्पर्म में है या इम्प्लांटेशन में है, यूट्रस में है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। मैम, ये जो प्रोसीजर है आईवीएफ का, ऐसा क्या ये सिर्फ माओ के लिए होता है, इसमें फादर का कोई रोल नहीं होता है? तो देखिए, टोटली क्या है, आईवीएफ तो चाहे फीमेल फैक्टर के लिए हो या वो मेल फैक्टर के लिए हो, प्रेगनेंसी कैरी करना तो फीमेल को है, ट्रीटमेंट से तो गुजरना फीमेल को है। मेल को सीमन सैंपल देना होता है उस दिन जिस दिन एग निकलता है। सो आई थिंक मेल का उसके बाद बहुत बड़ा रोल है इन सपोर्टिंग द फीमेल पार्टनर। सो आई थिंक फिजिकल सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट, वो देना, कोऑपरेशन, डीलिंग विद मूड स्विंग्स, ये मुझे लगता है मेल पार्टनर का बहुत बड़ा रोल होता है। और जब ये भी एक बात है कि आईवीएफ
कि अगर आप फेल हो जाते हैं, आईवीएफ के थ्रू कंसीव नहीं करते हैं, तो इससे मेंटल हेल्थ पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है एक माँ के, जो इसके देखिए थ्रू माँ बनना डेफिनेटली चाहती जो है। पेशेंट्स फर्टिलिटी अटेम्प्ट कर रहे हैं, अब जब वो आईवीएफ तक पहुंचते हैं तब तक उन्होंने कई साल प्रयत्न कर लिया होता है, तो एक फ्रस्ट्रेशन है, एक्सपेक्टेशन है, फिनेंशियल ड्रेनेज है, फिनेंशियली भी हमारी गवर्नमेंट अभी भी आईवीएफ को नहीं सपोर्ट कर मैं रही। यही आपसे हाँ, पूछना भी चाह रही इंश्योरेंस थी। कंपनीज नहीं है जो ये आईवीएफ। भी एक बात है कि आईवीएफ बहुत हाँ, ज़्यादा कुछ कॉस्टली है। कपल्स को आज भी इंडिया में 2 साल लग जाते हैं या उससे भी ज़्यादा, हाँ, अपने फिनेंसेस ठीक करने में कि हम आईवीएफ साइकिल, फिर जी। फैमिली प्रेशर, सोसाइटी प्रेशर, तो डेफिनेटली आई विल से यस स्ट्रेस है, लेकिन ये रोड टू फर्टिलिटी है, इट्स अ स्लो प्रोसेस, बट आते हैं सक्सेस, है ना। अल्टीमेटली 70-80% पेशेंट्स बन जाते हैं पेरेंट्स। तो मुझे ये जो कॉस्ट वाला फैक्टर है, ये इस पर थोड़ा-सा क्लैरिफ़ाई कीजिए कि क्या हम जो बहुत ज़्यादा अपर क्लास के लोग हैं, सिर्फ़ वही इसको अफ़ोर्ड कर सकते हैं? ऐसा नहीं है कि जो मिडल क्लास लोग हैं, वो भी अफ़ोर्ड कर सकते हैं इसको? नहीं, आजकल ये ट्रेंड है, देखिए पर कैपिटा इनकम बेटर हो गई है, फाइनेंशियली लोग बेटर हो गए हैं, सो हमारे पास मिडिल क्लास बहुत आते हैं हुँ, आईवीएफ लेने। हुँ, प्रॉब्लम आती है जो बहुत ही लोअर इनकम ग्रुप के हैं, उनके लिए आज भी आईवीएफ अफोर्ड करना हुँ, मुश्किल है। इवन एक मिडिल क्लास के लिए पैसे जुटाना, इंडिया में देखिए अभी भी आईवीएफ जो है ना, वो किसी भी वेस्टर्न वर्ल्ड से 1/10 कॉस्ट में है, लेकिन इंडिया की पर कैपिटा इनकम भी कम है, सो नेचुरली डेफिनेटली लोगों की बेटर हुई है फाइनेंशियल स्टेटस, ज़्यादा लोग आईवीएफ के लिए आ पाते हैं। लेकिन हाँ, हमें पब्लिक सेक्टर्स की भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इवन पब्लिक सेक्टर्स में देखिए आईवीएफ टोटली फ्री नहीं है, दे हैव टू बाय देयर इंजेक्शंस, सो इट्स नॉट टोटली फ्री, तो उस सेक्टर के लिए डिफ़िकल्टी तो डेफिनेटली है। आप आईवीएफ मदर्स के बारे में कुछ कहना चाहेंगी, जो आपके पास आती हैं इस प्रोसेस से बच्चा माँ बनने के लिए, या और वो जो इस ऑलरेडी माँ बन चुकी हैं, आईवीएफ मदर जिनको कहा जाता है, तो आप उनके सो लिए मेरे क्या पास ज़्यादातर पेरेंट्स आके कहते हैं कि ये आईवीएफ बेबी है और ये बहुत स्मार्ट है, ये बहुत कहें? एक्टिव है, इसकी लर्निंग बहुत तेज है। सो आई थिंक नंबर वन, जो आईवीएफ में एंटर कर रहे हैं, कर हुँ, चुके हैं, अभी अपनी फर्टिलिटी के लिए आगे बढ़ रहे हैं, बी पॉजिटिव, हुँ, बिकॉज इवेंचुअली इट इज़ अ हाईली सक्सेसफुल प्रोसेस। हाँ, डिफ़िकल्टीज आएंगी, बाधाएं आएंगी, इन कुछ कुछ मेंटल स्ट्रेस से भी गुजरना पड़ेगा, लेकिन एज अ डॉक्टर आई थिंक हमारा काम है कि हम इनको मोर पॉजिटिव साइड दिखाएं, कीप द ट्रीटमेंट सिंपल, बहुत ही कॉम्पिटेंट लैब्स होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपेरेंसी, एथिकल प्रैक्टिस, ये हम कर सकते हैं। जो पेशेंट अपनी तरफ से कर सकते हैं वो फॉलो करें ट्रीटमेंट्स को, भरोसा रखें, पॉजिटिव रहें, एंड इवेंचुअली सक्सेसफुल रहेंगी। और जिनके बेबीज हो गए हैं, आई थिंक एंजॉय योर पेरेंटहुड जैसे कोई भी आम पेरेंट, इवन इफ इट्स अ नॉन आईवीएफ प्रेगनेंसी, आपके चैलेंजेस भी सेम रहेंगे और आपकी खुशियां भी सेम रहेंगी। जो आईवीएफ टेक्निक को लेकर लोगों का नज़रिया है, आप तो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, तो शुरुआत में जब आप देखती थी इस टेक्निक को लेकर लोगों के नज़रिए में कुछ फ़र्क आया जो आज के लोग हैं? आई थिंक काफ़ी फ़र्क आया है, काफ़ी एक्सेप्टेंस है, पहले हुँ, फैमिलीज़ ही नहीं कर पाती थी एक्सेप्ट, तो अब मैं देखती हूँ कि नहीं, फैमिलीज़ आर क्वाइट ओके, तो ये ट्रेंड डेफिनेटली चेंज हो गया है, और हम फ्यूचर में देखेंगे कि और लोग इस प्रोसेस को एक्सेप्ट करेंगे। मेरा आखिरी सवाल मैम, आईवीएफ को लेकर जो मूवीज़ बनती हैं, हम्म। तो उनको देखकर आपके मन में क्या सवाल आता है कि ये लोग सोसाइटी तक राइट मैसेज पहुँचा पा रहे हैं कि नहीं? देखिए, अब ये तो बहुत अच्छा सवाल है। अब एक मूवी है, मैं नाम नहीं लूँगी, वो मैंने देखनी शुरू की एंड आई फेल्ट वेरी बैड, क्योंकि ना वो आईवीएफ के एथिक्स को नहीं डिपेक्ट कर रही थी। सो आईवीएफ की जो रिलेटेड मूवीज़ हैं, आई वुड से इनको एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, इनको कोई टेक होम मैसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखिए, बिकॉज़ रियलिटी वो नहीं है। नहीं है। रियलिटी वो नहीं है। सो आई थिंक बॉलीवुड मूवीज कुछ मैसेज देना चाहती हैं, हाउएवर उसमें बहुत मसाला मिक्स होता है, सो एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, बट जब आप एक्चुअल आईवीएफ में जाना चाहते हैं तो आप आईवीएफ सेंटर्स विजिट करिए, काउंसलर से मिलिए और जानिए रियलिटी। थैंक यू सो मच मैम, या, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और लोकमत हिंदी से बातचीत करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।